हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अपने कंप्यूटर का 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। क्या 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच। और यह है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली। टारगेट एग्ज़ाम ओनली, ठीक है। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम अपनी क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हिंदी का कंप्लीट सिलेबस काजल मैम ने करा दिया है। और अब उनकी एक दूसरी क्लास चल रही है जिसका नाम है बाल विकास यानी कि पेपर वन की क्लास आपकी होती है शाम को 5 बजे। कितने बजे होती है? शाम को 5 बजे आपकी बाल विकास यानी कि फर्स्ट पेपर की क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, जिससे मैंने आपको कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। और आज हम 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जिससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्लास होती है मेरी शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास, जिसमें संस्कृत में आपका लगभग सिलेबस हो चुका है, उसमें थोड़ा बहुत बचा है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होती है आपकी शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको मैथ को पढ़ाते हैं। किसको? रंजीत सर आपको मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जिसमें वे आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस बेसिक से करा रहे हैं। कैसे? बेसिक से करा रहे हैं। तो आप हम सबकी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। हम सब आपको एक अच्छा कंटेंट प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। अब हम ये देख लेते हैं कि क्लासेस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल। किस पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। टेलीग्राम का हमारा नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम है टारगेट एग्ज़ाम ओनली। टारगेट एग्ज़ाम ओनली करके क्या बना है, उसमें ग्रुप बना है। उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और हमारी क्लासेस से भी ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज हम देख रहे हैं 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। क्या देख रहे हैं हम? 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम आज सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। और अब ये देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो कितने नंबर का और कितने घंटे का होता है। तो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 1 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का आपको टाइम पीरियड मिलता है। और आपके मार्क्स जो होते हैं वो 25 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 12 नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 12 नंबर जो है वो आपके पासिंग मार्क्स हैं। क्या हैं? पासिंग मार्क्स हैं। क्या हैं? पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर है वो 8वां प्रश्न पत्र है। क्या है? अष्टम प्रश्न पत्र है। क्या है? कंप्यूटर शिक्षा। और आज हम देख रहे हैं 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। क्या देख रहे हैं? 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या है? क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले क्या आते हैं? आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और 6 लघु प्रश्न आते हैं और 7 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगणक। क्या है? संगणक, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। क्या होता है?
गणना करने वाला, ठीक है, संगणक यानी कि गणना करने वाला, जिससे गणना की जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? किसका? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो किसका होता है? लैन का होता है। किसका होता है? लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्र किसका होता है? सबसे कम क्षेत्र जो होता है वो लैन का होता है। किसका? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। वैन को भी देख लेते हैं कि लैन वैन क्या होते हैं। तो जो मैन होता है, जो वैन होता है, क्या होता है? वैन यानी कि इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा व्यापक यानी कि विस्तृत होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा व्यापक यानी कि विस्तृत होता है। जबकि मैन यानी कि मेट्रो एरिया नेटवर्क, मैन की क्या फुल फॉर्म होती है? मैन की होती है फुल फॉर्म, मैन की क्या फुल फॉर्म होती है? मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रो एरिया नेटवर्क। क्या होती है? मेट्रो एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र होता है वो बड़े बड़े शहरों में होता है। मैन का क्या क्षेत्र होता है? मैन का जो क्षेत्र होता है, बड़े बड़े क्षेत्र, जैसे कि आपके आसपास जो क्षेत्र हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, तो इन सब का क्षेत्र जो होता है वो मेट्रो एरिया नेटवर्क में आता है। जबकि वैन का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? विश्व के तौर पे आता है, यानी कि बहुत ही व्यापक क्षेत्र पे आता है। जैसे कि हमारा आसपास का जो विश्व का पूरा संसार है, उसमें क्या होगा? हमारे आसपास का जो भूमंडलीय क्षेत्र है उस सब में क्या आएगा? उस सब के एरिया में वैन का एरिया आएगा। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क आएगा। यानी कि ये क्षेत्र जो होता है इसका बहुत व्यापक क्षेत्र होता है। जबकि सबसे कम क्षेत्र किसका होता है? सबसे कम क्षेत्र होता है लैन का। किसका होता है? सबसे कम क्षेत्र किसका होता है? सबसे कम क्षेत्र होता है लैन का। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा लैन। सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है? लैन का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और जिसमें CUI, क्या? GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स। क्या कहते हैं? लिनक्स कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या होता है? जिसमें GUI और CUI के जैसे गुण विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो लिनक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिनक्स कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे संबंधित है? संचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संचार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग लिंकर भी है, बूटिंग लोडर भी है और बायोस भी है। क्या है? बायोस भी है। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट, क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि बायोस की फुल फॉर्म आखिर होती क्या है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग सुपरवाइजर नहीं है। क्या?
सुपरवाइजर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आईपीओ का पूरा नाम लिखिए। आईपीओ का पूरा नाम लिखिए। तो आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल। क्या होती है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल। इसको मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख दिया, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल हिंदी में होता है। कैसा होता है? टोटल हिंदी में होता है, क्योंकि आप जब टीचर बनते हैं तो आप बेसिक स्कूलों के बनते हैं। वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको आपको पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें आपको आपकी जो हिंदी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। अगर आपकी भाषा ही ठीक नहीं होगी तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो इसीलिए आपका जो डीएलएड होता है वो आपका हिंदी में होता है। कैसा होता है? हिंदी में होता है। उसमें इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके टोटल हिंदी में होते हैं। क्वेश्चन पेपर भी आपका हिंदी में आता है और आपको आंसर भी हिंदी में ही लिखना होता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इंग्लिश ना लिखें। अगर एक दो वर्ड लिख देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में लिखें, लेकिन नहीं, इसमें आपको हिंदी में ही लिखना होता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी थी बताना कि एग्ज़ाम जो होता है आपको किस प्रकार से कंडक्ट करना होगा। ठीक है, तो आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। जबकि कंप्यूटर में आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ फुल फॉर्म ऐसी होती हैं जो आप इंग्लिश में ही उन्हें याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा हो सकता है आप कोशिश करें कि आप हिंदी में ही लिखें, क्योंकि हिंदी में आपका लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है और सुटेबल भी है। क्योंकि आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और टोटल इंग्लिश या फिर लिखाएंगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? मैंने अभी आपको वैन की फुल फॉर्म बताई कि क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है, यानी कि विश्व स्तर पर ये फैला हुआ होता है। तो आंसर देख लेते हैं। वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है। क्या होता है? इसका क्षेत्र जो होता है वो संपूर्ण देश विश्व के समस्त कोनों तक फैला हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप इंग्लिश में भी लिख दें और हिंदी में भी लिख दें इस प्रकार से, रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो इसलिए हम सही से नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, उसको कंटिन्यू करें। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी नहीं करते हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमारा जो बैच है वो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर बिल्कुल फ्री है। तो आप इन क्लासेस को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सर्कल में, ठीक है, सभी को शेयर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो आंसर देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। मुद्रण यानी कि छपाई की, किसकी? छपाई की जो क्रिया होती है वो शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है? जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एक अच्छा क्या होता है? उदाहरण होता है। इन प्रिंटरों में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है, यानी कि इन प्रिंटर में क्या होता है? एक ही फोटोस्टेट अगर आप करते हैं प्रिंटर के थ्रू तो एक ही
प्रति यानी कि एक ही पन्ना जो है, एक ही पेज जो है वो क्या होता है, मुद्रित यानी कि उसकी छपाई होती है। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मुद्रित की क्रिया को शांत करते हैं और ये लेज़र प्रिंटर की तरह कार्य करते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें एक ही प्रति मुद्रित होती है, यानी कि इनमें एक ही पेपर मुद्रित होता है। ये नहीं कि एक बार में आप 2 से 3 कर ले, लेकिन एक बार में इसमें क्या होता है, एक ही प्रति मुद्रित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने तथा उनके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उनकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए लिखित या बनाए जाते हैं। कैसे, लिखे रूप में बनाए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को नियंत्रित करने, विभिन्न भागों में उसकी देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु बनाया गया जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र क्या है, क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, तो आंसर देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब, क्या, www, क्या, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को खोलता है। क्या करता है, क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को खोलता है एवं वेब पेज को प्रदर्शित करता है, एवं वेब पेज को प्रदर्शित करता है। अब इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट, क्या, या फिर इंटरनेट या फिर मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर सूचनाओं को खोलता है तथा वेब पेज को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, तथा वेब पेज को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर आप कोई लिंक डालते हैं, कोई लिंक डालते हैं, वो किस में होता है, www में होता है। या फिर आप अगर फ्लिपकार्ट का भी आप देख रहे हैं, उसमें सर्च मार रहे हैं फ्लिपकार्ट, तो उसके आगे जो कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट के आगे www करके लिखा हुआ होता है। तो इसमें यही दिया है कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना को क्या करता है, खोलता है और वेब पेज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, ईमेल एड्रेस कितने भागों से मिलकर बना है। ईमेल एड्रेस कितने भागों से मिलकर बना हुआ होता है, तो ईमेल एड्रेस मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है यूज़र आईडी, पहला क्या होता है, यूज़र आईडी। जैसे कि आपकी जो ईमेल है, जैसे कि आपकी जो ईमेल है, ठीक है, जैसे मेरा नाम अंजलि है, जैसे मेरा नाम अंजलि है और मैं अपनी ईमेल आईडी किस प्रकार से बनाऊंगी कि अंजलि, ठीक है, अंजलि 52@gmail, ठीक है, gmail.com, ठीक है, क्या होगा, gmail.com। तो जो अंजलि है, जो अंजलि है, तो वो अंजलि क्या है, वो यूज़र आईडी है। क्या है, यूज़र आईडी है अंजलि 52, क्या, अंजलि 52 जो है, अंजलि 52 जो है वो क्या है, यूज़र आईडी है। जबकि @ क्या है, ये साइन यानी कि सिंबल है। और gmail.com क्या होता है, इसको कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डोमेन नेम। अब हम इसको एक बार और समझा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस कितने भागों में बटे हैं, 3 भागों में। पहला है यूज़र आईडी, दूसरा है साइन यानी कि सिंबल, और तीसरा क्या है, डोमेन नेम, डोमेन नेम। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है, जैसे कि ये हमारी, ये क्या हो गया, ये हमारा टारगेट एग्जाम ओनली यूट्यूब चैनल हो गया और इसकी ये आईडी हो गई। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया यूज़र आईडी। क्या हो गया, यूज़र आईडी। ठीक है, और इसमें @ क्या है, @ क्या है, ये शाइन है, क्या है, साइन या फिर सिंबल है। और gmail.com क्या है, gmail.com को क्या कहते हैं, डोमेन नेम। क्या कहते हैं, डोमेन, क्या कहते हैं, डोमेन नेम। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे कि ईमेल एड्रेस कितने भागों में बटा है। तो ईमेल एड्रेस 3 भागों में बटा है। पहला है यूज़र आईडी, दूसरा है साइन या फिर सिंबल, और तीसरा क्या है, डोमेन नेम। तीसरा क्या है, डोमेन नेम। अब आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ चुके होंगे कि जैसे कि आपकी ईमेल आईडी होती है, आपने देखी होगी अपनी ईमेल आईडी, जिसमें आप नाम लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखने के बाद जो भी संख्याएं हैं संख्याएं भी लिखते हैं, और @ क्या होता है, वो एक साइन या फिर सिंबल होता है, और क्या, डोमेन नेम लास्ट में क्या होता है, gmail.com। ये क्या होता है, gmail.com क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, MS DOS का पूरा नाम लिखिए। MS DOS का पूरा नाम लिखिए। इसमें प्रमुख रूप से कितनी फाइलें होती हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि MS DOS का पूरा नाम लिखिए तथा इसकी प्रमुख फाइलें कितनी होती हैं, इनके बारे में भी बताइए। क्या है, इसमें मुख्य रूप से कितनी फाइलें होती हैं। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा MS DOS का पूरा नाम है, MS DOS का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है MS DOS का पूरा नाम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका क्या, इसकी इसमें जो फाइलें होती हैं, इसमें मुख्य रूप से फाइलें कितनी होती हैं, तो डॉस में रूट डायरेक्टरी में अधिकतम 512 फाइलें होती हैं। कितनी, इसमें 512 फाइलें हो सकती हैं। फाइल नाम में 8 अक्षर और एक्सटेंशन में 3 अक्षर हो सकते हैं। क्या होता है, तो एक्सटेंशन में इसमें 3 अक्षर होते हैं जो कुल 12 वर्णों से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं, 12 वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं। आंसर को एक बार बिठा के फिर से देख लेते हैं। ठीक है, आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं। आंसर क्या है, MS DOS का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अधिकतम कितनी, रूट डायरेक्टरी में इसमें 512 फाइलें होती हैं। कितनी, अधिकतम 512 फाइलें होती हैं। फाइल का नाम 8 अक्षरों का, जबकि इसमें एक्सटेंशन जो होते हैं वो 3 अक्षर के होते हैं। कितने अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर होते हैं, और कुल मिलाकर इसमें 12 वर्ण बनाते हैं। क्या होता है, इसमें कुल मिलाकर 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। ये हमारा 2015 का क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसे आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और अब ये हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कितनी फुल फॉर्म आती है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का होता है। ये सब हमने क्या किया, इस क्लास में देखा है। हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्च इंजन एक ऐसा तकनीक है, क्या है, सर्च इंजन एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विषयव्यापी सूचना आसानी से तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसा तकनीक होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी आपका विषय है उसमें आप, जैसे कि गूगल है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे अगर देखना है तो आप फटाफट गूगल पे जाएंगे और उसमें मतलब टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद फटाफट आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन वही होते हैं जिसके द्वारा कोई भी विषय से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप बहुत ही आसानी से, कोई भी विषय पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो बहुत ही आसानी से और शीघ्रता से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में। क्या, कुछ ही सेकंड्स में। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। तो भारत में सबसे पहले किसका निर्माण किया गया, भारत में सबसे पहले सर्च इंजन याहू का निर्माण किया गया। कब किया गया, 1994 में। कब किया गया, 1994 में याहू का निर्माण किया गया भारत में। किसमें, भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। डाटा को ढूंढ कर लाने का काम किसका होता है, डाटा को ढूंढ कर लाने का कार्य किसका होता है, सर्च इंजन का होता है। जैसे क्रोम है, क्रोम पर आप जाते हैं, कोई भी एग्जाम भरना या फिर सरकारी.com को आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा। या किसी भी टॉपिक पर आपको देखना है तो आप क्रोम है, याहू है,
क्रोम है, याहू है, ठीक है, क्रोम है, तो इन सब पे क्या कर सकते हैं, गूगल वगैरह पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, यही हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में इंटरनेट का लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन उपलब्ध हैं। वर्तमान में 100 से अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं जो समस्त जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। हाँ, ऐसा कोई मतलब सर्च इंजन नहीं है जो कंप्लीट जानकारी आपको दे सके। उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, क्योंकि उसमें सटीक आंसर इतना नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो संपूर्ण जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का क्या है, प्रोग्राम है। क्या है, सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है। क्या है, सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जिससे समय समय पर अद्यतन यानी कि उसको अपडेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसको आप अगर समय समय पे अपडेट करते रहेंगे तो आपको उसकी जानकारी मतलब सटीक मिलती रहेगी। अगर आप ये सोचें कि आपने 1 साल पहले उसको डाउनलोड किया है और अभी तक आपने क्या किया है, उसको अपडेट ही नहीं किया है, तो वो कंप्लीट और सुटेबल जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। तो क्या है, ये एक प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें समय समय पर इसको अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्च इंजन को अपडेट करते समय तो लगता है, परंतु क्या होता है, तथा इस बीच नई जानकारियों को तत्संबंध ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप उसको अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जानकारियाँ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसको अपडेट होने में क्या होता है, टाइम लगता है। क्या होता है, टाइम लगता है। इसीलिए सर्च इंजन जो होते हैं वो सटीक जानकारी देते हैं, लेकिन अगर आप उनको अपडेट नहीं करेंगे तो वो सुटेबल जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गूगल है, याहू है, बिंग है, आस्क है और क्रोम, ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है। ये क्या है, ये सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं। इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं और 2 इनपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज़र है, उपयोगकर्ता का संबंध केवल उन्हीं उपकरणों या डिवाइसों से होता है और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, वह कंप्यूटर से अपना कोई भी कार्य करता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये क्या होता है, यूज़र का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों या डिवाइसों से ही होता है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटर से अपना कोई भी कार्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या हैं, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कि वे डिवाइसेस जिन्हें हम छू सकते हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। क्या होती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लैन के बारे में संक्षेप में लिखिए। लैन के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। स्थायी क्षेत्र नेटवर्क, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है, स्थायी क्षेत्र नेटवर्क। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्थायी क्षेत्र नेटवर्क, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क किसी भवन या अथवा परिसर तक ही सीमित होते हैं। ऐसे नेटवर्क क्या होते हैं, वो किसी भवन या परिसर तक ही सीमित होते हैं, जिनमें तांबे या फाइबर की ऑप्टिकल केबलों द्वारा सभी कंप्यूटरों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ऐसा नेटवर्क एक लैन यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही होता है तथा नेटवर्क से जुड़े किन्हीं 2 कंप्यूटरों के बीच 20 से 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए।
क्या होना चाहिए, इसमें दूरी 20 से 30 मीटर की दूरी नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही दूरी होनी चाहिए। ऐसे नेटवर्क में लगभग 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। ये क्या हो, ये कंप्यूटर जो हो वो बहुत पास पास हो, 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर हो, तो उसमें क्या होता है, अधिक से अधिक कंप्यूटर यानी कि 1000 तक कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी तकनीक होती है, पहली है क्लाइंट सर्वर तकनीक। क्या है, पहली है क्लाइंट सर्वर तकनीक और दूसरी क्या है, पीयर टू पीयर, यानी कि पीयर टू पेयर। पेयर के थ्रू में क्या होता है, पेयर के समान उनको जोड़ दिया जाता है और क्या किया जाता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, स्थायी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम घर में वाईफाई लगाते हैं, जैसे हम घर में वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई का जो क्षेत्र होता है वो 1 किलोमीटर तक ही होता है। कितना होता है, 1 किलोमीटर या उससे कम तक ही होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारी डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आस पड़ोस में आपने दे दिया, ठीक है, उसमें 2 से 4 क्या इसमें लिखा है कि 1000 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, तो उसमें कितने भी अधिक से अधिक जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कैसा, लैन का क्षेत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लैन क्या होती है। तो लैन क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो भवनों, परिसरों, स्कूल है, ठीक है, विद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, तावे और फाइबर ऑप्टिक्स के बने होते हैं और इनमें क्या होता है, सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसकी क्या होती है, इसका क्षेत्र जो होता है 1 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर तक की दूरी तक ये कनेक्ट हो सकते हैं और जिसमें 20 से 30 मीटर से अधिक दूरी पर कंप्यूटर नहीं होते हैं। जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर की दूरी कितनी होती है, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर होती है और इसमें लगभग 1000 कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। इसकी 2 तकनीक है, पहली है क्लाइंट सर्वर तकनीक और दूसरी क्या है, पीयर टू पीयर तकनीक। क्या है, दूसरी है पीयर टू पीयर तकनीक। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन अपनी क्लासेस में करेंगे। आज हम 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि हम डीप कब जाएंगे, हम क्लासेस में डीप जाएंगे, उसमें हम समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है, उसमें हम समझेंगे ये होता क्या है। आज हमारा क्या है, 2015 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए 2 निम्नलिखित सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है पेज मेकर, पहला क्या है पेज मेकर और दूसरा क्या है एमएस वर्ड, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग के लिए 2 सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, पेज मेकर और एमएस वर्ड। कौन है, पेज मेकर और एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, विभिन्न ऑफिस पैकेजेस कौन कौन से होते हैं, विभिन्न ऑफिस पैकेजेस कौन कौन से होते हैं, किन्हीं 2 के नाम लिखिए, तो आंसर देख लेते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेजेस होते हैं, ठीक है, वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेजेस प्रचलित में हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इसके आगे देख लेते हैं, ये कार्यालय में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पैकेज है। यह है कार्यालयों में उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से आप डाटा के रख रखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि कार्यों को कर सकते हैं। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऑफिस के कार्यों में क्या कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं, उसकी रख रखाव, उसकी गणना, ठीक है, कैलकुलेशन, इस सब को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ओरेकल ओपन ऑफिस। क्या है, ओरेकल ओपन ऑफिस 2007। क्या है, ओरेकल ओपन ऑफिस 2007। इस ऑफिस पैकेज की मदद से आप कार्यालय के डाटा संबंधित समस्त कार्यों को बहुत ही सुगमता से, कैसे, बहुत ही सुगमता से व सरलता से इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण यानी कि उसका संग्रहण यानी कि स्टोरेज, व्यवस्थीकरण और कार्यों का क्या कर सकते हैं, निर्वहन किया जा सकता है।
तो आपने जाना कि विभिन्न ऑफिस पैकेजेस क्या होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है। ये क्या होता है, ये ऑफिसों में प्रयोग इसका किया जाता है, ऑफिसों है कार्यालय में प्रयोग किया जाता है, जिसमें डाटा को सेव किया जाता है, उसकी गणना प्रसिद्धीकरण इसके रख रखाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओरेकल ओपन ऑफिस 2007, जिसमें क्या होता है, ये भी कार्यालय में ही होता है। डाटा को संबंधित जो समस्त कार्य होते हैं उनको उन्हें सुगमता से और सरलता से कर सकता है। ठीक है, तो इनमें भी क्या करता है, और स्टोर किया जाता है, क्या किया जाता है, और स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने 2015 का प्रीवियस ईयर देखा। आज हमने 2015 का प्रीवियस ईयर देखा, जिसमें हमने टोटल क्वेश्चन को क्या किया, टोटल क्वेश्चंस को कवर किया है। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी थ्योरी की क्लास होगी। किसकी? नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी थ्योरी की क्लास होगी। इनमें हम सुबह इस क्लास को हम दोपहर 3 बजे ये क्लास आपकी लगेगी, जिसमें हम कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किसको? टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें। किसको? टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और कमेंट किया करें, एक अच्छा अपना कमेंट ज़रूर दिया करें। आपको क्लास कैसी लग रही है, ये फीडबैक तो आपको ज़रूर देना चाहिए। इसी से तो हमें पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसी नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करें। थैंक यू।